Okay, this is the last part of your uh, sport vector machine lecture. Acha. So in the last video, I gave you some intuition about the cost function, and then I said that we will skip the mathematics. Uh, this is what we have done. We will skip the mathematics behind large marginal classification. We'll skip this, and we'll come on to the kernels. For sport vector machines, use these slides as well as the notes given with sport vector machines for the sport vector machine topic. दिस आर द नोट्स, सो उसमें ज़्यादा डिटेल्स भी अवेलेबल हैं. इनफैक्ट इन तमाम लेक्चर्स के नोट्स जो हैं आपको वेबसाइट से मिल सकते हैं. अच्छा, अब कर्नल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लेट मी डू इट वेरी क्विकली एंड आई विल कीप इट वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक प्रॉब्लम है विच हैज़ अ नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री. The crosses correspond to the negative example and the circles correspond to the positive examples over here. अच्छा, आप इसकी नॉर्मल हाइपोथेसिस नॉन लीनियर हाइपोथेसिस अगर लेंगे तो नॉन लीनियर हाइपोथेसिस आप ऐसे लेंगे: थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x1 x2 प्लस थीटा 4 x1 स्क्वायर प्लस थीटा 5 x2 स्क्वायर एंड सो ऑन. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस लेना चाह रहे हैं या आप क्यूबिक हाइपोथेसिस लेना चाह रहे हैं. ठीक है, और वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अगर थ्योरी यूज करें तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो तो यू विल प्रेडिक्ट द वैल्यू 1. अब मसला ये है कि ये जो हम न्यू फीचर्स बना रहे हैं, आपको याद होगा कि ये x1 और x2 हम कैसे बनाते हैं. ये हम ऐसे बनाते हैं कि फीचर x1 और x2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. x1 स्क्वायर के लिए हम फीचर x1 का स्क्वायर ले लेते हैं. इस तरह हमारे पास नए फीचर्स आ जाते हैं. अब ये फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती जाती हैं और कंप्यूटेशनली हार्ड होती जाती हैं टू फाइंड आउट. x1 अगर ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है तो x1 स्क्वायर विल बी अ लार्ज नंबर. सिमिलरली फॉर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे अगर एक फीचर पिक्सल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे स्केल वैल्यू है 0 से लेकर 255 तक पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेट्स अज्यूम. तो वहां पर अगर आप स्केल लेते हैं 254 का स्केल लेते हैं तो दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि पिक्सल की वैल्यू 254 का स्क्वायर नहीं होती. इस फीचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए जनरली हम एक बहुत पॉपुलर चीज़ इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग में जिनको हम फीचर्स कहते हैं. अच्छा, व्हाट वी विल डू इज सिंपली, जिनको हम कर्नल्स कहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस x1, let me put in a function here f1. Instead of using x2, let me put in a function f2. x1 x2 की जगह f3 f4 और जितने चाहे आप f ले सकते हैं. ठीक है, इन अगर आप यही वाला जस्ट यही हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि सिंपली f1 x1 के बराबर है, f2 x2 के बराबर है, f3 x1 x2 के बराबर है, f4 x1 स्क्वायर के बराबर है और f5 x2 स्क्वायर के बराबर है, and so on. But is there any other choice for using this for finding out the values of this f1 f2 f3? And we have the answer of the kernel. अच्छा, इस कर्नल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ. Three and I will assume that I want to calculate only three values: f1, f2 and f3. Only three फीचर्स मैं कंप्यूट करना चाहता हूँ. f1 f2 और f3, ये तीन फंक्शंस कंप्यूट करना चाहता हूँ. अच्छा, मेरे पास एंड लेट्स अज्यूम दैट आई ओनली हैव टू features available, x1 and x2, and they have positive and negative examples which are not shown here. Achha, what I will do is I will select three landmark points, and let's assume that for now I am choosing those points manually. Okay, the first landmark point I am calling it L superscript 1. Forget about कि हमने इसको कैसे find out किया है. We'll deal it with it later on. But we have decided to find three landmarks in this space. So L superscript 1, L superscript 2, and L superscript 3. अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हमने किया ये कि we will find out f1, this new f1, as similarity between x, a feature value, similarity between x and landmark number 1. And then f2 is found as similarity between x and L2.
and F3 is found out to be similarity between X and L3, and we need to define some kind of a similarity measure. ठीक है, one of the similarity measure is what we call a Gaussian kernel. सिमिलरिटी का मेजर आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हिच मेजर यू यूज, दैट इज योर कर्नल एक्चुअली. ठीक है, सो इफ वी आर यूजिंग द गॉसियन कर्नल, सो गॉसियन कर्नल इज एक्सपोनेंशियल, जिसको आप ई रेज टू पावर लिख रहे हैं. चूंकि वो बहुत बड़ा फार्मूला है इसलिए ई रेज टू पावर ऊपर नहीं लिख रहा, लेकिन लिख सकता हूँ. इट विल बी इक्वल टू, फॉर f1 इट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस फर्स्ट लैंडमार्क स्क्वायर norm, which is actually, and divided by 2 sigma square. मैं I'll define sigma later on. इसको आसानी से लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, exponential of minus x minus L1 square over 2 sigma square. And this is nothing that, but x is a vector, landmark point 1 is a vector. This is nothing but the Euclidean distance. ये Euclidean distance है और उसका square लिया गया है. Square लेने का मतलब ये है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस में आप आमतौर पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस से स्क्वायर रूट हटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, या यूक्लिडियन डिस्टेंस लेके स्क्वायर रूट लेके दोबारा स्क्वायर ले लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा. विच डजंट मेक एनी सेंस. एक दो स्क्वायर रूट लेके दोबारा स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर रूट ही ना लें तो यू विल गेट दिस वैल्यू. Okay, so this is how we define the color for the F2. This will be the similarity between X and landmark number 2, and we define this kernel, and similarly for F3. And this is what is called a Gaussian kernel. Gaussian is a famous function, so this is called Gaussian function. So this is how we find out the landmark. F1 is found to be similarity between X and landmark number 1, which is defined as this. अच्छा, अब इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. देखिए होगा क्या अगर कोई पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल ये लैंडमार्क आपने सेलेक्ट किए हैं, ये और ये आपका लैंडमार्क नंबर 1 है. अब मेरे पास एक ट्रेनिंग एग्जांपल है जो कि इस पॉइंट के, इस लैंडमार्क पॉइंट के बहुत करीब है. इट्स वेरी क्लोज टू दैट. सो x is very close to, it's almost equal to landmark number 1. So what will happen is that if you find out the distance between this x and the landmark, this distance will be very small, and if it is very close, this distance will be equal to 0. ठीक है, तो your value of your f1 will be equal to 1 because it will be exponential raised to power 0 or e raised to power 0, which is equal to 1. ठीक है. So this means that if a point is very close to a landmark, but the value of f1 which we are getting is almost equals to 1. Now we see that what will happen if the point is far away from the landmark. Let's assume that this point x is far away from landmark number 1. So this distance, Euclidean distance, will be very high. So it is a large number square divided by 2 sigma square. Exponent की प्रॉपर्टी ये है, माइनस एक्सपोनेंट की हम वो वैल्यू ले रहे हैं. इफ यू टेक इट अ वेरी लार्ज नंबर यू विल गेट द वैल्यू 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट लैंडमार्क के बहुत करीब है तो यू आर गेटिंग वैल्यू क्लोज टू 1, एंड इफ अ पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द लैंडमार्क यू आर गेटिंग वैल्यू क्लोज टू 0. अब इसकी एक कंक्रीट एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये डिस्टेंस निकालना आ जाए. लेट्स assume that you had this space x1 and x2 और उस पर आपने लैंडमार्क सिलेक्ट किया. ये आपका लैंडमार्क है 3 5. ये आपका लैंडमार्क है. एंड लेट्स assume for a while that you are taking this sigma square value to be equals to 1. I'll discuss the role of sigma square over here, but let's assume that for a while you are taking sigma square equals to 1. Okay, अगर x1 और x2 की वैल्यू, ये देखें यहाँ से ये प्लॉट भी बन रहा है, दिस 3D प्लॉट है. ये f1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है. अगर x1 की वैल्यू आप 3 रखें और x2 की वैल्यू 5 रखें, ठीक है. So this is the point where you are getting the maximum value of f1
बिकॉज ये लैंडमार्क पे आपको इस क्वेश्चन करने से ये वैल्यू 0 देगा, सॉरी 1 देगा। ये वैल्यू 0 आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू 0 आएगी और ओवरऑल वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ये वैल्यूज x1 और x2 की इस लैंडमार्क पॉइंट 35 से दूर करते चले जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये वैल्यूज जो हैं आपकी f1 की वैल्यू जो है वो 0 के करीब आती जाएगी। सो अगर इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस लैंडमार्क पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप जो है योर f1 वैल्यू इज गेटिंग ऑलमोस्ट टू बी 0, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा। So if sigma actually defines the steep of this Gaussian function. So if sigma square equals to 1, this is the highest value which is equal to 1. अगर sigma square 0.5 है तो ये highest value यहाँ पर 0.5 आ जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा ये steep हो गया। अगर sigma square आपने 3 कर दिया है तो ये हिल या वैली जो है ये थोड़ी सी ज्यादा फैल गई है, ठीक है। तो ये सिग्मा का ब्रीफली थोड़ा सा रोल है। अच्छा, अब अगर एग्जांपल हम लें एंड लेट्स assume that theta 0 came out to be for this example theta 0 plus theta 1 f1 plus theta 2 f2 plus theta 3 f3 greater than equals to 0. Theta 0 is, let's say, minus 0.5, theta 1 is 1, theta 2 is 1 and theta 3 is 0. And we have chosen a landmark such that के सारे पॉइंट्स जो हैं हमने ऐसे लैंडमार्क्स चूज कर लिए हैं कि f1 भी 0 हो गया, f2 भी 0 हो गया और f3 भी 0 हो गया। सो ये सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी एंड थीटा 0 चूंकि माइनस 0.5 है, वो माइनस 0.5 रह जाएगा। थीटा जो है वो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.5, ठीक है, विच इज एक्चुअली लेस देन 0, ठीक है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो तो विच इज एक्चुअली लेस देन 0 मींस यू प्रेडिक्ट माइनस 1, ठीक है। So in this way you can have these values of landmarks and functions. Now the next thing is that how do we find out these landmarks? Abhi humne in the last slide what we had done in the last discussion, what we did was कि हमने landmarks जो हैं वो randomly manually 3 select कर दिए थे। In practical situation अगर आपकी जो hypothesis है if it is very large, so you will have more landmark points and you will have many f1 f4 f2 f3 बहुत सारे होंगे, ठीक है। So how will you select the values of these landmarks? This is also very important. Okay, so this is the summary now. Given x, f of I is the similarity between x and landmark I, and this is how you find out the similarity. So the question is, how do you find the landmarks? So what you are going to do is for each training example. So these are the training example, M training examples. We use the terminology M for the number of training examples. For each training example, x1, x2, x3. Remember हमारे training example हम ऐसे कहते हैं, ये x1, x2 है, and this is actually the first training example will be called x1. The second training example will be called x2. ये बात हो रही है। So करेंगे आप ये कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लैंडमार्क चूज कर लेंगे। So this is the training example x1, ये हमारा लैंडमार्क नंबर 1 बन जाएगा। This is training example number 2, this is हमारा लैंडमार्क नंबर 2। So in practical what we will come up with is M landmarks, L1, L2, L3, L superscript 1, L superscript 2, L superscript 3 up till L superscript M. M landmarks हो गए। So this is what we have is हमारे पहला ट्रेनिंग एग्जांपल है x1 और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग y1 जो उसकी आउटपुट है, x2 कॉरेस्पॉन्डिंग y2, xm कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ym, and then we have these M landmarks. And these M landmarks are corresponding to each training examples. So what we will find out that given an example x,
F1 is the similarity between, given one single example X, F1 is the similarity between X and landmark number 1. F2 is the similarity between X and landmark number 2. So in this way, what we are getting is a kind of a vector F in which we have F1 till Fm m function values corresponding to each landmarks, and by convention we also put in f0, जैसे x0 लगाया था logistic regression में, वैसे f0 लगाते हैं, where f0 will always be equal to 1. So अब करेंगे क्या, for training example, एक training example अगर मैंने ली x of I, y of I, एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f1 of I, ठीक है, f1 of I, which will be the similarity of this training example with landmark number 1. f2 of I will be similarity of x of I with landmark number 2, and so on. ये similarity values आप निकालेंगे with m landmarks, and somewhere between x of I, y of I, चूंकि आपने landmark number तो इसके corresponding भी एक landmark select किया होगा, landmark number I, इसके corresponding select किया होगा, वहां पे जाके आपकी सिमिलरिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए आपने m वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, m वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सिमिलरिटी विद ईच लैंडमार्क, ठीक है, और ये एक वेक्टर बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ I, एक वेक्टर बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रेनिंग एग्जांपल नंबर I, ठीक है. देन यू विल पिक अप द सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल, फाइंड आउट द सिमिलरिटी विद ईच लैंडमार्क, ठीक है, एंड यू गेट अनदर वेक्टर f ऑफ I, ठीक है. तो हर ट्रेनिंग एग्जांपल के वर्सेस एक नया वेक्टर आपको आ जाएगा, एक नया वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है, विच विल बी कॉल्ड f ऑफ I, ठीक है. सो फीचर की उस फीचर की जो डायमेंशन होगी, वो f की जो डायमेंशन होगी वो m+1 है, m कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लैंडमार्क, और 1 इसलिए है बिकॉज यू हैव put in an extra f of 0 जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 है. थीटा की डायमेंशन भी हमारी m+1 है, ये उसी को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए हमने ये वो इसकी डायमेंशन भी m+1 की है. एंड यू विल प्रेडिक्ट 1 इफ थीटा ट्रांसपोज f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब वो x निकल गया, अब थीटा ट्रांसपोज f अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर आप 1 प्रेडिक्ट करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ट्रेनिंग एग्जांपल जो बन गया वो ट्रेनिंग का जो प्रॉब्लम बन गया, इट इज समथिंग लाइक दिस, दैट यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर थीटा ट्रांसपोज x की जगह पे f ऑफ I आ गया, x ऑफ I की जगह पे f ऑफ I आ गया, ठीक है. तो वो ये नए फीचर्स बन जाएंगे, ये हर ट्रेनिंग एग्जांपल के वर्सेस नए फीचर्स बन जाएंगे, ठीक है. तो अगर कल की क्लास में आप कहेंगे तो थोड़ा सा हम इसको वो इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज. अच्छा, अब एसवीएम में ये एक बन गया ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, जिसमें आपका गोल ये है कि यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन. यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मिनिमाइजेशन स्कीम व्हिच कैन हैव ग्रेडियंट डिसेंट और देयर आर अदर मेथड्स एज वेल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मिनिमाइजिंग दिस फंक्शन. पैरामीटर्स क्या है एसपीएम में? एसपीएम में पैरामीटर एक तो सी है, सी लैम्डा के अपोजिट बिहेव करता है, रेगुलराइजेशन को कंट्रोल करता है. अगर आपको याद होगा कि अगर आप स्मॉल लैम्डा लेते हैं तो आपकी वेरिएंस यानी ओवरफिटिंग हाई होती है और अंडरफिटिंग कम होती है. नाउ यू विल अचीव दिस बाय हैविंग लार्ज सी, बिकॉज सी इज बिहेविंग ऑपोजिट टू लैम्डा. Small c is like large lambda, which means that you have high bias, which means high underfitting, and you will have low overfitting. यही बिहेवियर हमने लैम्डा का पहला भी पढ़ा था. सिग्मा स्क्वायर का बिहेवियर ये है कि अगर आपने सिग्मा स्क्वायर को लार्ज लिया तो आपके फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा स्मूथली वेरी करेंगे, ठीक है, विच विल लीड टू मोर बाइस बट लेस ओवरफिटिंग. ये क्यों कि देखें यहाँ पर भी अगर हम सिग्मा स्क्वायर ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जो प्लॉट है ये फ्लैटन होता जा रहा है, तो हमें
1 से 0 की जो ट्रांजिशन है वो स्लो होगी। जितना सिग्मा स्क्वायर कम करते जाएंगे ये ट्रांजिशन क्विक होगी। ठीक है, ज़्यादा स्टीप पहाड़ी है। अच्छा, स्मॉलर सिग्मा स्क्वायर फीचर्स वेरी स्मूथली व्हिच विल हैव, इसका मतलब ये है कि आपको ओवर फिटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्टीप कर्व ये ओवर फिटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आप एसवीएम को यूज़ करने के लिए आप जो है वो बहुत सारे पैकेजेस ये आपकी बिल्ड इन पाइथन में साइकिट वगैरह में इसका फंक्शन मिल जाता है। मोस्ट ऑफ देम फंक्शन वांट यू टू स्पेसिफाई सी एंड द चॉइस ऑफ कर्नल. Gaussian is not the only choice of kernel. If you are using the traditional theta transpose x, means you are not finding any line marks. आप इसको linear kernel भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको लीनियर कर्नल कहेंगे बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लैंडमार्क। एंड द सेकंड इज जो हमने देख लिया गॉसियन कर्नल है। द मेनी अदर ऑप्शंस ऑफ कर्नल्स जो कि आप चूज कर सकते हैं। मैं सारी इसकी जो है ना वो उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, इतना टाइम भी नहीं है। पॉलिनोमियल कर्नल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्ट्रिंग कर्नल एग्जिस्ट करता है, शाई स्क्वायर कर्नल एग्जिस्ट करता है, हिस्टोग्राम इंटरसेक्शन कर्नल एग्जिस्ट करता है। पर्पस एसपीएम का लेक्चर बढ़ाने का ये था कि आपको आइडिया हो जाए, कर्नल्स का भी आइडिया हो जाए कि हाउ डू दे वर्क। एंड देन अगर आपको लेट से किसी पेपर में शाई स्क्वायर कर्नल या हिस्टोग्राम इंटरसेक्शन कर्नल से वास्ता पड़ता है तो एटलीस्ट आपको पता हो और थोड़ा सा उसका फंक्शन देके आप उसका बिहेवियर देख सकें। SPM can be also be categorized used for multi-class classification. Generally one versus all से किया जाता है। Most of the time built-in packages जो हैं वो इसके functions को provide करते हैं। Finally, this is the last slide, which is logistic regression versus support vector machines. N और M N हमारे number of features हैं, M is the number of training example. If N is very large, uh, uh, N is very large, you have too many features, तो uh, आप SVM और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर कर्नल के साथ। सिंपल लीनियर कर्नल इस्तेमाल करें। अगर नंबर ऑफ फीचर्स कम है और M इंटरमीडिएट है, यानी नंबर फीचर्स कम है और ट्रेनिंग एग्जांपल डाटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट्स बेटर टू यूज SVM विद गॉसियन कर्नल। इफ N is small and M is large, नंबर ऑफ फीचर्स कम है लेकिन ट्रेनिंग डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देन यू कैन ऐड मोर नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, और यू कैन क्रिएट मोर फीचर्स विदाउट अ कर्नल। ठीक है, ये कर्नल्स का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल होता है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात मजीद हैं, तो अगर कल की क्लास में मौका मिला तो हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन ऑफ एसवीएम इज इनफ। ओके जी, थैंक यू।